Good evening, everyone. I'm audible to you guys. आवाज आ रही है Yes. मेरी सबको? Okay, we are going to start with the second topic. एक हफ्ते ब्रेक, 2 हफ्ते का ब्रेक. So फर्स्ट टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया. मैंने आप लोगों को आंसर्स भी दे दिए. नाउ वचन लाइक आपने पढ़ा है वो किसका किसका करके हुआ है. मैंने कहा था मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पूछने वाली हूँ कि आप लोगों ने आंसर्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं. किसने किसने फर्स्ट टॉपिक रीड किया है? आंसर्स मेमोराइज करने थे क्या? हाँ, रीड करो है बेटा या मेमोराइज करो. इट्स वन एंड द सेम ना, बिकॉज हम लोगों को आगे के लिए तो पढ़ना ही है. सो लाइक अभी पढ़ना है या बाद में पढ़ना है, दैट इज योर चॉइस. मेरा बोलने का मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है, दैट इज अगर आप मेरा टॉपिक पढ़ा के होता है राइट, ना भी अगर हम लोग बोलेंगे तो 2 हफ्ते का गैप हो गया बेटा राइट. तो अच्छा खासा गैप मिल रहा है, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछ सकते हो. मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ आपको मेरा, आई नो दैट स्ट्रीट नहीं है आपको पढ़ने के लिए. यू हैव लॉट ऑफ टॉपिक विद अस, लाइक बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, नो डाउट इन दैट. बट मेरा बोलने का कंसर्न सिर्फ इतना है कि मेरा अगर कोई टॉपिक पढ़ा के होता है तो हफ्ते भर में अगर 2 घंटा भी निकालते हो और वो टॉपिक रीड करोगे ना तो भी इनफ है. एंड हफ्ते भर में 2 घंटा तो हम लोग को आराम से मिल जाता है. नो डाउट आपको होमवर्क, स्कूल है, उसका बर्डन भी रहेगा अभी, बट थोड़ा मेरा पढ़ा के हो गया और उसके बाद अगर आप लोग पढ़ोगे तो वो आपके लिए भी बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस आएंगे और फिर मैं उसका वो क्वेश्चंस के आंसर दे सकती हूँ, या फिर आपके दिमाग में डाउट आएंगे और मैं डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकती हूँ. आई विल ट्राई टू क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. मेरा बोलने का कंसर्न सिर्फ इतना ही था. तो मेमोराइज ठीक है, चलो मेमोराइज भी कर लिया या नहीं, किसने किसने किया? सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, सब तो नहीं होंगे. कोई भी नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, दैट्स फाइन. आई एक्सपेक्ट कि आप नेक्स्ट लेक्चर में, कल ही है मेरा नेक्स्ट लेक्चर, कल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको बाकी सब होमवर्क भी होंगे. नेक्स्ट वीक में जब मेरा लेक्चर होगा सो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि शायद आपका फर्स्ट टॉपिक पढ़ के हो गया होगा शायद से, क्योंकि मैं कल के कल तो एक्सपेक्ट ऑब्वियसली मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आज आपका अगर पढ़ के नहीं हुआ है तो कल के कल इट इज नॉट पॉसिबल. मैं आपके ऊपर वो बर्डन भी नहीं डालूंगी कि कल के कल मुझे रीड करके या मेमोराइज करके दे दो राइट. ऐसे नहीं है. इट इज लाइक कि आप मुझे नेक्स्ट वीक में भी मेमोराइज कर सकते हो राइट. मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग डाउट पूछोगे राइट, क्योंकि आप लोग डाउट नहीं पूछते हो. सिर्फ एक दो बच्चे हैं जो डाउट पूछते हैं. नो डाउट शायद ऐसे भी हो सकता है कि मैं समझा रही हूँ तो आपको सब समझ में आ रहा है तो आपको डाउट नहीं रहेगा, बट कंफ्यूजन बच्चा लोग बाद में जाके क्रिएट होता है. मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है क्योंकि मैं एक ही चीज पे हैमरिंग क्यों कर रही हूँ, व्हाई यू नो व्हाट, लाइक कॉन्स्टेंटली मैं एक ही चीज पे हैमरिंग कर रही हूँ. द रीजन इज कि आपके दिमाग में ना फर्स्ट और हिस्ट्री का जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है उसको लेके बहुत सारे डाउट क्रिएट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है. दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अगर आंसर्स मेमोराइज करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा राइट. तो ठीक है, मैं कल के लिए आपको कोई प्रेशर नहीं करूंगी. नेक्स्ट लेक्चर में आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे रीड करके दोगे, पढ़ोगे, एटलीस्ट एक दो बार गो थ्रू भी कर लोगे ना तो भी आपको वो आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा. इट्स नॉट कंपलसरी दैट आपको पूरा मेमोराइज ही करना है राइट. सब बच्चे मेमोराइज नहीं करते हैं राइट. किसी किसी को होता है कि आंसर समझ के पढ़ते हैं और अपने ओन वर्ड्स में भी लिखते हैं. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, लाइक हम लोग बोलते हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको यू नो व्हाट फुल रट्टा मारने की आदत नहीं होती है. कुछ बच्चे सिर्फ रट्टा मारते हैं तो कुछ बच्चे यू नो व्हाट उसको ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं. दे ट्राई की लाइक हम लोग ओन वर्ड्स में लिखे या तो फिर यू नो व्हाट जैसा है वैसा लिखे, बट समझ के लिखे. तो मैं वही चाहती हूँ कि आप समझ के पढ़ो. कंप्लीटली मेमोराइज करना है, रट्टा मारना है, ये मैं नहीं बोलूंगी. समझ के पढ़ो सो यूल अंडरस्टैंड. एंड फिर उसमें अगर कुछ डाउट रहेगा, कोई वर्ड और कोई आंसर नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी. मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है. ओके चलो नाउ हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं. एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन राइट. हम लोगों ने पहला टॉपिक भी पढ़ा था और उसका नाम भी था हिस्टोरियोग्राफी, बट दैट वाज अ वेस्टर्न कल्चर. एज इन हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत वेस्टर्न रीजन से कैसे हुई, इन शॉर्ट यूरोपियन रीजन से कैसे हुई, उसके बारे में हम लोगों ने
पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. सो इट वाज ऑल अबाउट द वोल्टेयर, रेने डेकार्ट. उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है अबाउट द लियोपोल्ड, राइट. इन सब लोगों के बारे में हम लोगों ने, मिचेल फोकॉल्ट, राइट, इन लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूंगी तो लास्ट लेक्चर वाज ऑल अबाउट द means last topic was all about like the western culture, historiography, like history, modern history का development कैसे हुआ, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. बट नाउ इट्स इन इंडियन ट्रेडिशन. मतलब क्या, इंडिया में हिस्टोरियोग्राफी का तरीका, हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखने का तरीका कौन सा था, क्या था, राइट. सो अब तक हम लोग जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वी स्टडी अबाउट द वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी या वेस्टर्न में व्हाट वेस्टर्न रीजन में हिस्ट्री लिखने का तरीका ना. तो हम लोगों की इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें हैं. ऐसे नहीं है कि इंडिया में ये सब चीजें नहीं होती थी, राइट. इंडिया में भी ये सब चीजें होती थी, बट हमारे तरीके जो है वो पुराने थे, राइट. हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन को, पुराने सिविलाइजेशन को कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ. अगर मैं ये बोलूंगी कि हिस्ट्री लिखने का तरीका यूरोप में अगर एडवांस था या यूरोप से आया, तो इंडिया में भी हिस्ट्री लिखी जाती थी, बट एडवांस नहीं था वो उतना, राइट. कंपैरेटिवली उतना एडवांस नहीं था, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे पे हिस्ट्री लिखने के तरीके में चेंजेस आने लगे, राइट. तो हमारे यहाँ पे इंडिया में हिस्ट्री कैसे प्रिजर्व किया जाता था इन ओल्डन डेज इन एंशिएंट इंडिया, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर उसके बाद में हमारे पास अभी कौन से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कौन हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स या कौन से हिस्टोरिकल प्रूफ अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोगों को एंशिएंट इंडिया के बारे में या पुराने इंडिया के कल्चर के बारे में पता चलता है, राइट. सबसे पहले हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया का तरीका हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखने का और पुराना तरीका हिस्ट्री लिखने का. Tradition of Indian historiography. We learned about the Western tradition of historiography in the last lesson. In this lesson, we will know about the tradition of Indian historiography, historiography in the ancient period. In the ancient period in India, the memories of great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transition, were preserved with the help of oral recitals. The inscription on Harappan seals or other artifacts confirm that India had mastered the art of writing as early as 3rd millennium BCE or perhaps before that. However, the Harappan scripts is not yet successfully deciphered. The earliest known written document of historical nature found in India are in the form of inscription. They are dated to the 3rd century BCE, that is Emperor Ashoka Maurya's time. His edict are inscribed on the natural rocks and the stone pillar. From the 1st century CE, inscription begin to occur on coin, metals, images and sculptures, and also the copper plates. They provide important historical information. We get to know about the dates of various kings, dynasty, genealogy, territorial extents, and administration of various empires and kingdom, and also important political event, social organization, climate, famines, etc. of respective time. Now, tradition of Indian historiography, Western ट्रेडिशन, वेस्टर्न ट्रेडिशन की अगर हम लोग बात करेंगे या इंडियन हिस्टोरियोग्राफी इज कम्प्लीटली डिफरेंट. हम लोगों को देखने मिलता है कि जब यूरोप में या फिर मैं बोलूंगी वेस्टर्न कंट्रीज में रिनाइंसेस, मिडिवल पीरियड को रिनाइंसेस का दौर भी बोलते हैं. दैट इज फ्रॉम द 10th century to 15th century इज कॉल्ड द रिनाइंसेस पीरियड. उस रिनाइंसेस पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज में या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में या फिर मैं बोलूंगी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आए. अब वेस्टर्न कंट्रीज अगर हम लोग बात करेंगे, तो दैट इज यूरोप, हम लोग एंटायर यूरोप. यहाँ पे मैं कहीं पे भी यूएस का जिक्र नहीं कर रही हूँ. दैट इज अ डिफरेंट, राइट. वहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं था तभी के जमाने में, बट यूरोप बहुत फटाफट खुद को डेवलप कर रहा था. तो हम लोगों को देखने मिलता है उसी रिनाइंसेस पीरियड में बहुत सारे हिस्टोरियंस उभर के आए. हिस्टोरियंस ने हम लोगों को देखने मिलता है कि हिस्ट्री लिखने के तरीके को ही चेंज कर दिया. मॉडर्न हिस्ट्री, उन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री
के बारे में बताया, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है, हिस्ट्री को किसी ने कहा हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो, जब तक पूरा किसी ने कहा जब तक पूरा डाउट नहीं सॉल्व होता है तब तक हिस्ट्री लिखो एंड ऑल। अब ये उन लोगों का तरीका था, बट व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया में हिस्ट्री जो है वो कैसे प्रिजर्व करके रखा जाता था, ओरल रेसिटल्स एज इन वर्बली, ओरली उसको स्टोर करके रखना, मतलब स्टोरी पास ऑन करना। इन शॉर्ट इट इज लाइक यू नो व्हाट, पासिंग ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। सो हम लोगों को बेसिकली ये देखने मिलता है, इट वाज लाइक कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को स्टोरी बताता है। एज आई टोल्ड यू, मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को। एग्जांपल क्या था कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को देखने मिलता है, when I'll talk about अगर हम लोग बात करेंगे कि entire about the Mahabharata, it's an mythological lore, right? Mythology ये word, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। महाभारता is an epic script, इसको epic कहा जाता है। Why it is called as an epic? Because इसके जैसा ना कभी बनेगा और ना बन सकता है ना पहले, you know what epic, it is an epic book। Now the thing is हम लोगों को ये देखने मिलता है कि अगर हम लोग बात करेंगे तो महाभारता की स्टोरी जो है वो पास ऑन हुई थी, राइट। द ग्रैंडसन ऑफ अर्जुना, वो गया था वेद व्यास जी के बच्चे के पास एंड उनको बोलता है कि आप मुझे अपने एंसेस्टर्स की स्टोरी बताओ। एंड फिर उनके एंसेस्टर्स मतलब 5 पीढ़ियों के बारे में पूरा हम लोगों को देखने मिलता है कि जो वेद व्यास जी के बेटे थे, जन्मेजय उनका नाम था, उन्होंने, जन्मेजय ने पूरी स्टोरी जो है 5 पीढ़ी से लेकर, राइट, अर्जुन के जो ग्रैंड सन थे, राइट, उससे पहले जो 5 पीढ़ियां है उनके सबके बारे में, राइट, बताया किसने? जन्मेजय ने बताया। किसको? जन्मेजय वाज इन सन ऑफ वेद व्यास, राइट। तो जन्मेजय जो है वो किसको बताता है? अर्जुन के जो ग्रैंडसन होते हैं उनको बताता है। बिकॉज उनके जो ग्रैंडसन होते हैं, ही वाज वेरी क्यूरियस, उनके दिल में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि मुझे जान के लेना है अपने एंसेस्टर के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, कि उन्होंने महाभारत जैसा बड़ा वॉर हुआ, और यू नो व्हाट, जब महाभारत का वॉर हुआ था तब सब लोग सीनियर सिटीजन थे, कैसे वॉर हुआ, कैसे हुआ, इतने लोग कैसे मरे एंड ऑल दैट, ये सब चीजें उनको जान के लेनी थी। इसीलिए वेंट टू जन्मेजय, फिर उन्होंने स्टोरी बताई। तो ये ओरल रेसिटल हुआ ना, मीन्स स्टोरी जो है महाभारत की वो पास ऑन हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टू यू नो अनदर जनरेशन। तो ऐसे हम लोगों को देखने मिलता है कि इंडिया में ऐसे जब जो स्टोरीज है, ऐसे मेमोरीज है, ये ओरल रेसिटल्स में इसको क्या किया जाता है? स्टोरी के एज इन हम लोग स्टोरी पास ऑन करते हैं, वर्बली बताते हैं, ओरली बताते हैं। बिकॉज तभी के जमाने में रिकॉर्ड करने जैसा कुछ नहीं था, नो डाउट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है महाभारत लिखा गया था, राइट, बट बाद में वो ट्रांसलेट भी तो होता गया ना संस्कृत में, संस्कृत लैंग्वेज में से ब्राह्मणी लैंग्वेज में से हम लोगों को देखने मिलता है, इतने सारे लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट हुआ। आज अगर हम लोग बात करेंगे तो महाभारत कितने सारे लैंग्वेजेस में है, एंड हाउ कम वी कैन ट्रस्ट कि जो महाभारत किताब ओरिजिनल, मतलब यू नो जो अलग अलग ऑथर्स ने लिखी है, वो उसमें कितनी सच्चाई है। ऑब्वियसली कोई भी उसको मैनिपुलेट करके लिख सकता है, कोई भी उसको तोड़ मरोड़ के लिख सकता है। ओरिजिनल जो है वी नेवर नो, ओरिजिनल हम लोगों को देखने मिलता है। व्हेन आई टॉक अबाउट द ओरिजिनल महाभारत द बुक, एपिक बुक, राइट, वो हम लोगों को देखने मिलता है कि कहीं पे तो यू नो व्हाट साउथ इंडिया में कहीं पे प्रिजर्व करके रखी है एक्चुअल में, राइट। एंड वो अभी अगर हम लोग पढ़ने के लिए भी जाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर उन्होंने है भी या नहीं, वी रियली डोंट नो, राइट। तो ये ओरली ही पास ऑन हुआ है ना। वैसे ही तो पुराने जमाने के जितने भी स्टोरीज हैं, राइट, ये सब स्टोरीज हम लोगों को देखने मिलता है ओरली बहुत पास ऑन होते गए, एक जनरेशन टू दूसरे, यू नो बट वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इसके थ्रू हम लोगों को देखने मिलता है कि मतलब आज भी हम लोग, अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बहुत सारी किस्से कहानियां सुनते हैं, राइट। हम लोग आज कितने सारे किस्से कहानियां, इट्स नॉट अबाउट यू नो व्हाट आर एपिक बुक रामायण एंड महाभारत, चलो वो तो स्टोरीज हम लोगों को पता है, राइट। नॉर्थ इंडिया का तो कल्चर ही है कि वहां पे रामलीला होती है, रामलीला एक उनका कल्चर है। तो वो रामायण एंड महाभारत हम लोगों को पता है व्हाट इज दैट, एंड उसके अंदर की स्टोरी हम लोगों को सब 5 पांडव एंड 100 कौरव एंड ऑल, यू नो एवरीथिंग। बट अदर देन दैट, यू नो, बट अदर देन दिस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोगों को यू नो व्हाट, हम लोगों को नहीं पता है, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि उसको भी ओरली ही स्टोर करके रखा गया है। जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट द अशोका द ग्रेट, द किंग अशोका द ग्रेट, फिर अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी एंड द गुप्ता डायनेस्टी, राइट, ये भी ओरली कहीं पे हम लोगों को देखने मिलता है, ओरली हम लोगों ने सुना है। जैसे कलिंगा का वॉर हुआ था,
राइट। वो वॉर हुआ था तो अशोका द ग्रेट जो हम लोगों को देखने में था, ही वॉज वेरी क्रूअल पर्सन, ही वॉज नॉट सॉफ्ट हार्टेड। और कलिंगा के वॉर के बाद वो इतना चेंज हो गया कि उसने बुद्धिस्ट हम लोगों को देखने मिलता है कि भाई उसने बुद्धिस्ट कम्युनिटी को फॉलो करना स्टार्ट किया, या फिर यू नो व्हाट, वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गया। एंड फिर उसके बाद में वो जो साधु बन गया, मॉन्क बन गया, उसके बाद में तो वो कहीं पे उसने मुड़ के भी नहीं देखा कि मुझे राजा बनना है। तो ये सब स्टोरीज कहाँ से आती है, किसी ने लिखी है ओरली, फिर बाद में जाके किसी को लगा यस हम लोगों को लिखना चाहिए, तो ओरल रेसिडेंस। नाउ I'll talk about the Harappan civilization and Mohenjo-daro civilization. Mohenjo-daro civilization is in Pakistan, तो हमारे यहाँ पे हरप्पन civilization है। हरप्पन civilization की अगर हम लोग बात करेंगे 1920 में जब इसका excavation हुआ था, खुदाई बोलते हैं ना हम लोग जहाँ पे मतलब digging and all, जब excavation हुआ था उस excavation में हम लोगों को एक नया तभी के जमाने का मॉडर्न सिविलाइजेशन मिला था, दैट इज हरप्पन सिविलाइजेशन व्हिच इज इन गुजरात। गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है हरप्पन सिविलाइजेशन, और मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज वो इंडस रिवर के एग्जैक्ट बाजू में था। वो सिविलाइजेशन कैसे डूबा या कैसे बर्बाद हुआ अब तक ये बातें किसी को नहीं पता, बिकॉज हरप्पन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज जो है इट्स नॉट येट क्लियरली डिसिफर्ड, सक्सेसफुली डिसिफर्ड। मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन में हम लोगों को देखने मिलता है उन्होंने दीवारों पे बहुत सारी चीजें लिखी है, राइट, बहुत सारी चीजें दीवारों पे लिखी है। अभी भी वो स्ट्रक्चर हरप्पन सिविलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी है, राइट, या फिर मैं बोलूंगी कि वो उन लोगों के वो सोसाइटी एंड ऑल वो सब वहां पे मौजूद है। वो राइट, वो सिविलाइजेशन, वो पूरी सोसाइटी जो है वहां पे, वो कम्युनिटी रहती थी, वो पूरी सिटी वहां पे हरप्पन सिविलाइजेशन की मौजूद है। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे वॉल्स पे लिखी है, बट यू नो व्हाट, वो अब तक सक्सेसफुली डिसिफर्ड एंड सक्सेसफुली क्लियर नहीं हो पाया है। हम लोगों को अब तक ये नहीं पता, क्योंकि तभी के जमाने में, आज जैसे हम लोग मोबाइल में इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट वी डू इज हम लोग मोबाइल में यू यूज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहां पे अलग अलग इमोजी होते हैं। तो आपको पता है कि इवन तभी के जमाने के लोगों में लैंग्वेज इतना ज्यादा ये नहीं था, तो उन्होंने जो वॉल्स पे वगैरह लिखा है वो कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स है या माउंटेन्स है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ इमोजी। बट यू नो व्हाट, वो लैंग्वेज है या फिर वो इमोजी है वो अब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। दैट्स द रीजन वाई कि हरप्पन सिविलाइजेशन सिर्फ इतना पता है कि तभी के जमाने का बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन था, राइट, बट उन लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तभी का मतलब सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम एंड ऑल, इन सब चीजों के बारे में क्लियरली नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो लैंग्वेज हम लोग अब तक जो है हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, राइट। बट एक है हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन या हरप्पन सिटीज को हरप्पा के सिटी को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई तभी के जमाने में भी लोगों को हिस्ट्री लिखने का बहुत शौक था, या हम लोग करंटली क्या कर रहे हैं या हमारे पूर्वजों ने क्या किया है वो उन लोगों को लिखने का बहुत शौक था। सो इन शॉर्ट स्टोरियोग्राफी का उनको भी बहुत शौक था, राइट। तो ओनली थिंग इज दिस कि उनके पास सोर्सेज नहीं थे। आज हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है, वी हैव एम्पल ऑफ सोर्सेज विद अस, बट तभी के जमाने के लोगों के पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। एक्सट्रीमली सॉरी, तभी के जमाने के लोगों के पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। दैट्स द रीजन में हम लोगों को देखने मिलता है कि उन लोग जहाँ पे जैसे पत्थरों पे लिखना, दीवारों पे लिखना, ये सब चीजें होती थी, राइट। बट वो सब चीजें आज हम लोगों को मिली है तो हम लोगों को ये तो एटलीस्ट पता चला कि भाई हमारा पास्ट क्या था और हमारे पूर्वज कैसे थे। मतलब अगर मैं ये बोलूंगी, वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन था या हम लोगों के वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो हड़प्पा सिटी इज अ प्रूफ दैट कि हमारे इंडिया में भी मॉडर्न सिविलाइजेशन हुआ करता था, सिर्फ वक्त वक्त के हिसाब से वो वैनिश हो गया, कहीं पे तो मिट गया, उसका नामो निशान भी मिट गया। बट बहुत सालों के बाद, हजारों सालों के बाद वो फिर से हम लोगों को एक्सकवेशन के वक्त मिला, राइट। नाउ एक्सकवेशन के बाद मिला हम लोगों को। नाउ हम लोगों को ये देखने मिलता है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, सबसे पुराने रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम लोगों को थर्ड सेंचुरी बीसी में दिखाई देते हैं। थर्ड सेंचुरी बीसी, दैट इज अशोका, अशोका मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी, अशोका द ग्रेट हम लोगों को ये देखने मिलता है। सॉरी, देन आई टॉक अबाउट अशोका द ग्रेट। उनको द ग्रेट करके किताब ऐसे मिला है बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट किंग, ही वॉज अ ग्रेट रूलर,
राइट, नो डाउट ही वाज अ क्रूएल और उनको जीत हासिल करने का एक अलग ही शौक था, बट उन्होंने, अगर हम लोगों को देखने मिलता है कि आधे से ज्यादा इंडिया पे उन्होंने कब्जा किया था, उनका लास्ट वॉर था दैट इज अ कलिंगा वॉर। तो अशोका दी ग्रेट अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने बहुत सारे पिलर्स बनाए, स्टूपास बनाए हैं, या इंस्क्रिप्शन पे लिखा है, जैसे सांची स्तूपा। सांची स्तूपा जो आप लोगों को बेसिकली नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश की तरफ हम लोगों को दिखाई देता है। नहीं सॉरी, नॉट इन उत्तर प्रदेश, इट इज नियर टू द बिहार एंड ऑल, राइट, हम लोगों को वहां पे देखने मिलता है कि सांची स्तूपा जो है, इवन वो अशोका चक्र जो है हम लोगों को देखने मिलता है। जब अशोका की ग्रेट उनकी शादी हुई थी सांची में, सांची एक सिटी है, वहां से उनकी शादी हुई थी, और वहां पे हम लोगों को देखने मिलता है कि उनकी वाइफ वहां से बिलोंग करती थी। तो अपने शादी के खुशी में, राइट, और अपनी वाइफ को गिफ्ट देने की खुशी में उन्होंने वहां पे बहुत सारे स्टूपास बनाए थे। सांची स्टूपास बहुत फेमस है, और उन स्टूपर्स में हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब एक सिंगल रॉक में बहुत सारी चीजें क्राफ्ट की थी, जैसे हमारा नेशनल एम्बलम है अशोका चक्र एंड ऑल दैट। तो हम लोगों को देखने मिलता है कि उनको बहुत लिखने की या फिर व्हाट स्टोन क्राफ्ट करने की आदत थी। तो पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट हम लोगों को देखने मिलता है अशोका ग्रेट उन्हीं का बनाया हुआ है, कि उनको ऐसे रॉक्स पे, नेचुरल रॉक्स और स्टोन पिलर्स पे लिखने की आदत थी। तो सांची में जो पिलर्स है या स्टोन को काट किया है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी गई। तो तभी के जमाने में अशोका दी ग्रेट उनके टाइम पे, राइट, हम लोगों को देखने मिलता है तभी के जमाने में क्या होता था, या तभी के जमाने में राजाओं का राज, या तभी के जमाने में उनकी डायनेस्टी, या फिर में उनका एम्पायर कितना, सॉरी नॉट डायनेस्टी, उनका एम्पायर कितना फैला हुआ था, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने नेचुरल रॉक्स पे और स्टोन्स पे लिखा है, जो आज भी मौजूद है हमारे पास, हमारे म्यूजियम्स में। हमारे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, एंड ये एक बहुत अच्छा प्रूफ है हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, एंड प्लस हम लोगों को ये पता चलता है कि हिस्ट्री लिखने का या रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये हम लोगों को पता चलता है। मतलब उससे पहले ओरल रेसिडेंस वाज द ओनली सोर्स विद अस। ओरल रेसिडेंस सिर्फ एक ही सोर्स था हमारे पास, जिसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री प्रिजर्व करके रखते थे। बट लेटर ऑन हम लोगों को देखने मिलता है कि जब से अशोका दी ग्रेट इनका राज शुरू हुआ, इन्होंने हिस्ट्री लिखना, मतलब तभी के दौर की सब चीजें लिखना स्टार्ट किया, एंड आज वो हमारे पास एज एन प्रूफ करके मौजूद है, राइट। सांची स्तूपा, व्हेन आई टॉक अबाउट द सांची स्तूपा, इट इज वेरी मच फेमस, आज भी वो वैसे ही मौजूद है, एंड उसको हम लोगों को देखने मिलता है कि हिस्टोरिकल साइट करके डिक्लेयर किया है, एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट, और इसको यूनेस्को ने ही डिक्लेयर किया है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक अफिलिएटेड बॉडी है, और इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो किताब देती है, किताब एज एन ऑनर देती है। तो सांची स्तूपा इज एन एंशिएंट मॉन्यूमेंट, ऐसा हमारे इंडिया को सांची स्तूपा को ऑनर दिया गया है, एंड ओल्डेस्ट एंशिएंट मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज अ सांची स्तूपा, ऐसे उसको एक ऑनर दिया गया है, राइट। तो पुराना है, दैट इज 3rd सेंचुरी बीसीई का है, बिफोर कॉमन एरा का है। सोचो अभी हम लोग कॉमन एरा के 21st सेंचुरी में है, वो कॉमन एरा के 3rd सेंचुरी में हुआ करता था। मतलब कितने, अगर हम लोग जाएंगे तो कितने हजारों साल पीछे हम लोग चले जाएंगे, राइट। इट्स ऑल अबाउट दैट। ना नेक्स्ट सीजन हम लोगों को देखने में मिलता है कि 1st सेंचुरी सीई कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, एंड सीई दैट इज कॉमन एरा, राइट। अब 1st सेंचुरी से हम लोगों को देखने मिलता है इंस्क्रिप्शन बिगिन टू नकल, राइट। मतलब हम लोगों को ये देखने मिलता है, पहले जब मौर्यन डायनेस्टी का या गुप्ता डायनेस्टी का राज हुआ करता था, वो लोग सब चीजें रॉक्स पे लिखते थे, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक ऑन द नेचुरल रॉक और ऑन द स्टोन एंड ऑल, बड़े बड़े जो पत्थर, जाइंट पत्थर हुआ करते थे उसके ऊपर लिखना। बट लेटर हम लोग को ये देखने मिलता है जब 1st सेंचुरी, राइट, 1st सेंचुरी की अगर हम लोग बात करेंगे, मतलब आज से 2000 साल पहले 1st सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, तब हम लोगों को देखने मिलता है मेटल कॉइन्स केम इनटू बीइंग, लाइक मेटल कॉइन्स इनकी शुरुआत हुई, स्कल्पचर्स की शुरुआत हुई, मूर्तियां बनाना, मेटल कॉइन्स बनाना, मेटल के इमेजेस बनाना, राइट। जैसे ब्रॉन्ज कॉपर के इमेजेस बनाना, हम लोग जैसे व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू कम्युनिटी में जैसे भगवान की मूर्तियां होती है, राइट, मंदिरों में भगवान की, हर एक के घर में मंदिर होते हैं और मंदिरों में भगवान की मूर्तियां होती है, वैसे ही हम लोगों को देखने मिलता है कि इन लोगों ने 1st सेंचुरी से इन लोगों ने स्टार्ट किया, 1st सेंचुरी से इन लोगों ने स्टार्ट किया इंस्क्रिप्शन बनाना,
राइट। इंस्क्रिप्शन एज इन कॉपर प्लेट्स पे लिखना, गोल्ड प्लेट पे लिखना, सिल्वर प्लेट्स पे लिखना, ब्रॉन्ज प्लेट पे लिखना, राइट। अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल करना है, उस पे लिखना। आज जो हादसा हुआ है, आज जो इवेंट हुआ है, या पहले जो इवेंट हो गया है, उसको स्टोर करके रखना, उसको प्रिजर्व करके रखना, राइट। ये इन्होंने करना स्टार्ट किया। लेटर ऑन उन लोग ने मूर्तियां बनाना स्टार्ट किया। तो ऐसे नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, या फिर यू नो वट, अगर हम लोग बात करेंगे तो पत्थरों को काफ करके मूर्तियां बनाई जाती थी, ऐसा नहीं था। वो लोग अलग अलग मेटल्स की भी मूर्तियां बनाते थे। एक्सट्रीमली सॉरी। अलग अलग मूर्तियों के भी मेटल्स, अलग अलग मूर्तियों के भी मेटल्स बना, सॉरी, अलग अलग मेटल्स की भी मूर्तियां बनाते थे, राइट। एंड हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है दैट इज अ गुड सोर्स। एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो हिस्टोरिकल सोर्स है, जिससे हम लोगों को किंग्स के बारे में, उनके डायनेस्टी के बारे में, उनके खानदान के बारे में, या उनके फैमिली ट्री के बारे में, उनके टेरिटोरियल्स के बारे में, कितना कहाँ तक उनका पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपांड किया था उन्होंने, या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यू नो वर्ड, उनका एम्पायर कितना बड़ा था, इन सब चीजों के बारे में, उनका किंगडम कितना बड़ा था, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। क्लाइमेट के बारे में, तभी जब फेमाइन आया था, उन सब चीजों के बारे में, राइट। ऐसा ही आपको लोगों को एग्जाम्पल दिखेगा, जैसे फिर एग्जाम्पल यू नो व्हाट, दिस कॉपर प्लेट, दिस कॉपर प्लेट। अब ये येलो बॉक्स में क्या लिखा है, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सुहागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, राइट। सुहागढ़ में हम लोगों को ये कॉपर प्लेट मिला था, राइट। नाउ ये कॉपर प्लेट की जब हम लोग बात करेंगे, अगेन सॉरी, ये कॉपर प्लेट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये कॉपर प्लेट मौर्यन डायनेस्टी का है। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस कॉपर प्लेट, हम लोगों को ये देखने मिलता है कि इस कॉपर प्लेट में आप लोगों को माउंटेन्स दिखाई देंगे, राइट। कहीं पे आप लोगों को लीव्स दिखाई देंगे, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, राइट। एंड ये हम लोगों को ब्राह्मणी लैंग्वेज दिखाई देती है। दिस इज द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। एंड ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक संस्कृत है, राइट, वो भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, ब्राह्मणी भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, बट सबसे पहले तेलुगु, फिर संस्कृत, और फिर ब्राह्मणी लैंग्वेज आता है। तो 3rd सेंचुरी BCE में ब्राह्मणी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पे आपको ब्राह्मणी लैंग्वेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स, ट्री रेलिंग एंड ऑल सब इंस्क्रिप्शन पे दिखाई देगा। और बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पे, अगर हम लोग बात करेंगे, तो इन लोगों ने किसके बारे में बताया है, हम लोगों को देखने मिलता है कि इन लोगों ने, अगर हम लोग बात करेंगे, तो उन लोगों ने सब ग्रीनरी के बारे में बताया ना। व्हाट इज अ ग्रीनरी? ग्रीनरी अगर हम लोग बात करेंगे, तो घर का राशन सामान, ग्रोसरी, राइट। तो इट्स लाइक ग्रोसरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब फेमाइन आता है, ग्रोसरी को ठीक से प्रिजर्व करके रखना, स्टोर करके रखना, क्योंकि जब फेमाइन आता है, अकाल आता है, आज दिन हम लोगों को देखने मिलता है कि जब सपोज बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, या फिर यू नो व्हाट, सूखा पड़ गया, तो ऐसे वक्त में हम लोग जो ग्रोसरी का सामान स्टोर करके रखते हैं, वो ग्रोसरी का सामान हम लोगों को काम में आता है। तो ग्रोसरीज का जो सामान होता है, गेहूं चावल जो भी है, उसको बहुत संभाल के स्टोर करके रखो, और संभाल के यूज करो। क्योंकि जब शॉर्टेज होगा, जब फेमाइन आएगा, जब हम लोगों को देखने मिलता है कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ऐसे सब नेचुरल कैलामिटीज जब आते हैं, तो यही स्टोर किया हुआ सामान हम लोग यूज कर सकते हैं, और हमारी जनता को बचा सकते हैं। ये इस कॉपर प्लेट के ऊपर उन्होंने लिखा था, और लोगों तक मैसेज पास ऑन किया था, राइट। ओके, सो हम लोगों को इन शॉर्ट, हम लोगों को ये इंस्क्रिप्शन आज हम लोग ने प्रिजर्व करके रखा है, बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, और इसके थ्रू हम लोगों को देखने मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, और इसके थ्रू हम लोगों को देखने पता चलता है कि मौर्यन डायनेस्टी का राज कैसे था, और कैसे उन्होंने इंडिया पे राज किया, एंड ऑल दैट। नाउ just give me 2 minutes, I'll bring the water and I'll get back to you. मैं पानी पी लेती हूँ जरा, चलो, और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं ना। सो हम लोगों को देखने मिलता है कि अगर हम लोग बात करेंगे, तो दिस वाज एन इंडियन स्टाइल, राइट। दिस वाज एन इंडियन स्टाइल, जहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन ऑफ प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल। तो शुरुआत अगर हम लोग करेंगे, तो पहले तो ओरली इसको स्टोर करके रखा जाता था। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि हाँ, केव पेंटिंग्स, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे, तो वॉल्स पे की दीवारों पे लिखना, वो सब हुआ। लेटर हम लोगों को देखने मिलता है कि उन लोगों ने सब नेचुरल रॉक्स पे और स्टोन पिलर्स बनाना स्टार्ट किया। फिर इंस्क्रिप्शंस आए अलग अलग मेटल्स के, राइट।
नाउ हम लोगों को देखने मिलता है, हम लोग लास्ट पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, दैट इज एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूडिंग द एपिक रामायण एंड महाभारत, पुराण, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors and also travelogue by the foreign travelers are the important source of history, writing of biography of king and dynastic history mark as an important step in the Indian historiography. Harsha Charit, written in 17th century, 7th century CE by Barabata, is king Harsha's biography. It portrayed a realistic picture of social, economic, political region and cultural life during the king's time. Okay, just 1 minute. Now, हम लोगों को ये देखने मिलता है, there are some books, right? जैसे for example रामायण एंड महाभारत. When I talk about the रामायण एंड महाभारत, सबसे पहले you know what, ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में है, तो आप लोगों के भी ऑब्वियसली ये दिमाग में आता होगा. आई डोंट नो कितनों के दिमाग में आया कि अब ये जो यहाँ पे स्पेशली यू नो व्हाट, मैं इस पेज नंबर 7 पे अगर आती हूँ, तो पेज नंबर 7 पे स्पेशली यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी सीई, या फिर उसके ऊपर वाला पैराग्राफ देखो. चलो, द अर्लीस्ट नोन रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन. तो मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो इंस्क्रिप्शन में अगर हम लोगों को मिला है, तो एपिक बुक रामायण एंड महाभारत, राइट, ये तो बहुत पुरानी किताब है, तो ये कैसे लिखे गए थे? मैं हमेशा यू नो व्हाट, समटाइम लाइक आई थिंक लाइक ये अगर हम लोग बात करेंगे तो 3rd सेंचुरी बीसीई से भी बहुत पहले हादसा हुआ था. हड़प्पन सिविलाइजेशन जब पूरी तरीके से वैनिश हो गया था, उसके बाद में वी कैन से कि महाभारत वॉर हुआ था. बट तभी तो हम लोगों को देखने मिलता है, या अगर हम लोग मनुस्क्रिप्ट देखेंगे, मनुस्क्रिप्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, तो बहुत सालों के बाद, महाभारत के भी वॉर के बहुत सालों के बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि मनुस्क्रिप्ट जो है वो आए थे, राइट. तो रामायण एंड महाभारत ये किताब कब लिखी गई थी, दिस इज अ क्वेश्चन. और किताब लिखी गई थी तो उस तभी के जमाने में क्या सोर्सेज अवेलेबल थे, क्योंकि तभी के जमाने में ऐसे बोला जाता था कि जो पाम लीव हुआ करते थे उसके ऊपर लिखते थे, बट उसको प्रिजर्व करके रखना इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, कि उसको प्रिजर्व कैसे करके रखेंगे, क्योंकि इट्स अ लीव, पाम लीव बहुत बड़ा होता था और पाम लीव के ऊपर सब लिखा जाता था. तो पाम लीव इतने साल तक तो नहीं रह सकता ना. अभी अगर सपोज हम लोग, सपोज आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, ज्यादा से ज्यादा कोई भी बच्चा उसको 3 से 4 साल ही यूज करेगा, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकता है, बिकॉज उसको यूज कर करके उसका पेज इतना पतला हो जाता है नॉल. तभी के जमाने में लिखा हुआ स्टिल व्हाट अभी भी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. बट लोग ये बोलते हैं कि दिस एपिक बुक गॉट ट्रांसलेटेड, लाइक पहले इसको ओरली स्टोर करके रखा गया, स्टोरी बताई गई, फिर उसके बाद में उसको लिखा गया, एंड फिर उसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया, एंड उसके जैसा कुछ ऐसा हो भी नहीं सकता. तो रामायण महाभारत जो है, एक जनरेशन टू वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, दे यूज्ड टू लाइक यू नो व्हाट, स्टोरी बोल बोल के उसको पास ऑन करते थे, एंड फिर बाद में किसी के दिमाग में ख्याल आया, उन्होंने नोट डाउन करना स्टार्ट किया, एंड सिंस फ्रॉम दैट टाइम हम लोगों को देखने मिलता है कि रामायण एंड महाभारत इज अ बुक अवेलेबल विद अस. पुराण, हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक पुराण भी एक यू नो व्हाट पुराण, जहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है कि हिंदुओं के, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनके भगवानों का जिक्र किया गया है, उनके भगवानों के बारे में बताया गया है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी पूजा क्यों की जाती है, ऑल दैट, राइट, उन सब चीजों के बारे में. जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन कम्युनिटी की शुरुआत कैसे हुई, जैसे फॉर एग्जांपल द 24 गुरु जो है जैन कम्युनिटी के, उनके बारे में भी उन्होंने, उनके ऊपर किताब है, और उन 24 गुरुज के बारे में बताया गया है. बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो गौतम बुद्धा जी ने जो किताब लिखी थी, राइट, और उनके मॉन्क्स ने, जो उनके मॉन्क्स एज उनके फॉलोअर्स बोल लो, या उनके साधु जो थे उनके साथ रहते थे, राइट, गौतम बुद्धा जी, इवन ही वाज अ मॉन्क, वो भी एक साधु थे, उनके फॉलोअर्स भी साधु थे, राइट. तो उन्होंने भी बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखी है, तो उसमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बारे में बताया गया है. तो ये किताब हमारे पास आज भी अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोगों को पुराने जमाने के बारे में, एंशिएंट पीरियड के बारे में पता चलता है, राइट. नाउ नेक्स्ट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि कुछ इंडियन ऑथर्स ने इन किताबों को फिर से लिखा है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट द रामायण एंड महाभारता, ये किताबें बहुत बार लिखी गई है। इट्स नॉट कि यू नो व्हाट, जो पुराने जो इसके ऑथर है वाल्मीकि दास एंड वेद व्यास जो इसके ऑथर है, उनकी ही बुक हम लोग, नो इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग ये बोल सकते हैं कि उन्होंने तभी के जमाने में किताब लिखी थी, शायद वक्त के हिसाब से वो वैनिश हो गई होगी, बिकॉज तभी प्रिजर्वेशन का कोई सोर्स नहीं था। राइट, हो सकता है, वी आर नॉट श्योर लाइक। एंड फिर उसके बाद में वो स्टोरी पास ऑन होती गई, एंड स्टोरी जब पास ऑन होती गई तो किसी के दिमाग में ख्याल आया कि हम लोगों को स्टोरी लिखना है। सो लेटर हम लोगों को देखने मिलता है कि रामायण और महाभारत बहुत बार ट्रांसलेट की गई है इन इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, राइट, अलग अलग लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। तो ऑब्वियसली ऑथर, हम लोगों को देखने मिलता है बहुत सारी चीजें ऐसे तोड़ मरोड़ के उसमें एक्स्ट्रा मिर्च मसाला ऐड करके उसको लिखते हैं, राइट। नॉट एवरी टाइम हिस्टोरिकल बुक आर लाइक ट्रू इन नेचर, उनका नेचर हमेशा, मतलब मैं ये बोलूंगी कि हमेशा उसमें सच्चाई होती है, इट्स नॉट लाइक दैट ना। अब हमारे पास ये किताबें मौजूद है, सॉरी। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडियन ऑथर ने भी बहुत सारी किताबें लिखी है ऑन रामायण महाभारत। वेद जो है, चार वेद, हिंदू कम्युनिटी में जो चार वेद है, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो वेद भी लिखे गए थे फिर से। फिर कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए, फॉरेन ट्रैवलर्स, दे ट्रैवल्ड फ्रॉम यूरोप, सम ऑफ द ट्रैवलर्स दे ट्रैवल फ्रॉम यूरोप, चाइना, फिर मिडल ईस्ट से कुछ आए। कुछ हम लोगों को देखने मिलता है कि इजिप्ट से आए, कुछ अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से आए, राइट। और उन्होंने वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने ट्रैवलॉग लिखा। ट्रैवलॉग इज अ बुक, ट्रैवलॉग एक किताब होती है जो ट्रैवलर लिखता है। जैसे इफ मैं अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रही हूँ, लाइक आई स्टे इन मुंबई, और सपोज मैं, अगर सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूंगी कि मैं यहाँ से दिल्ली ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर मैं यहाँ से यू नो व्हाट केरला ट्रैवल कर रही हूँ, तो व्हाट आई विल डू व्हेन आई ट्रैवल टू केरला, व्हेन आई ट्रैवल टू दिल्ली, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने शुरुआत कैसे की, मुंबई से की, मुंबई से कहाँ से शुरुआत की एंड ऑल। तो वो सब किताब जो है मैं लिखती हूँ, आई एम अ ट्रैवलर, और वो जो किताब लिखती हूँ दैट इज अ ट्रैवलॉग, राइट। एंड फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि कुछ ट्रैवलर्स इंडिया में आए और उन्होंने किताब लिखी, और उन्होंने अपने इंडिया में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको माइथोलॉजी वर्ड का मतलब बोलूंगी, राइट। माइथोलॉजी जो है बेसिकली हम लोगों को देखने मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन बुक्स को, या हमारे जो बुक्स है, पुराने बुक्स है, या फिर हमारे जो स्टोरीज है, उनको माइथोलॉजी कहा है। मिथ, झूठ, लॉजी, झूठा लॉजिक, माइथोलॉजी, राइट, मतलब यहाँ पे झूठा लॉजिक है। सो क्यों ब्रिटिशर्स ने ये नाम दिया? बिकॉज जब ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, और ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया, और इंडिया में उन्होंने जब यहाँ पे कॉलोनी एस्टैब्लिश की, तो उनको हमारे लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट था, या फिर ये लोग एक अलग, और उनको एक अलग चीजें दिखाई दी। उनको ऐसे लगा कि there is a deep relation between India and you know what, संस्कृत लैंग्वेज एंड इंग्लैंड की जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। इसीलिए उनको एक दिलचस्पी, एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, और उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो स्टडी करने के बाद उन लोग ने कहा कि ये जितने भी स्टोरीज है, या स्टोरीज दिस आर लाइक मिथ है, झूठ है, ये इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, राइट। कुछ हादसे हुए हैं, राइट, जैसे पुराणों में बताया गया है। वो उन्होंने कहा था, वो उनका माइंडसेट था, या उनका बोलना था कि पुराणों में या फिर रामायण महाभारत जो उन लोग, आई मीन इन लोग बताते हैं, राइट। तो दैट इज मिथ, माइथोलॉजी, इसका कोई प्रूफ, इसका कोई बेस नहीं है कि ये हादसे सच में हुए थे या नहीं, राइट। जैसे महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, इसका क्या प्रूफ है? डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ? नहीं। वक्त के हिसाब से वो सिटीज वगैरह सब वैनिश हो गए। अगर कुछ प्रूफ है, राइट, तो कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को देखने मिलता है राम सेतु जो है, जो श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करता है, राम सेतु, राम सेतु के ऊपर से भी कितने, आई मीन अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँ तो राम सेतु के ऊपर भी कितने सारे सवाल किए गए थे। दैट इज कि वो सब पत्थरों पे राम लिखा गया था, एंड फिर वो पत्थर जो है पानी में डाले गए तो वो पत्थर फ्लोट होने लगे, राइट। ऑब्वियसली हम लोग इन सब बातों पे बहुत विश्वास करते हैं, एंड इट्स ट्रू। बट हम लोगों को देखने मिलता है कि कुछ साइंटिस्ट ने वहां पे जाके स्टडी किया, तो हम लोग ने ये बताया कि वहां के पानी में अगर हम लोग पत्थर डालेंगे, बड़ा पत्थर डालेंगे, राइट, तो पत्थर फ्लोट ही होगा। तो
तो उन लोग ने कहा कि ये आपका झूठा लॉजिक है कि उसके ऊपर राम लिखना है फिर वो पत्थर को पानी में डालना तो वो फ्लोट करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्ड राम जो है उस नाम से वो पत्थर फ्लोट करेगा। तो वो हम लोग जो भी बातें बताते हैं वो उन सब बातों को वो झूठा लॉजिक बोलते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है। ये लोग बहुत सालों से ये स्टोरियां सुनते आ रहे हैं, जैसे हम लोग भूत की स्टोरी सुनते हैं, हॉन्टेड जगहों की स्टोरी सुनते हैं, वैसे ही यू नो व्हाट ये लोग स्टोरी सुनते आ रहे हैं, उसी स्टोरी को फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं लोग। राइट। सो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उन्होंने माइथोलॉजी हमारे जितने भी किताबें हैं, राइट, हमारे जितने भी पुराने किस्से कहानियां पुराण है वेद है, इनको सब उन्होंने यू नो व्हाट माइथोलॉजी ही कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें सच्चाई है या ये नो व्हाट इट्स लाइक ये स्टोरी सच है। व्हाट दिस पीपल टोल्ड इज लाइक सब इसमें आपको झूठी दिखाई देगा एंड यू नो व्हाट इसमें कोई लॉजिक नहीं है, दैट्स व्हाई माइथोलॉजी। सो ऑब्वियसली वी इंडियन डोंट बिलीव, बिकॉज हम लोग अगर हम लोग बात करेंगे तो रामायण और महाभारत इसके प्रूफ भी मिले, साइंटिस्ट खुद सभी साइंटिस्ट हम लोगों को देखने मिलता है। नासा इज रिसर्चिंग ऑन महाभारत, लाइक महाभारत का वॉर हुआ था उसके ऊपर रिसर्च नासा कर रही है। तो फिर हम लोग ये कहीं पे भी इस बात को झुटला नहीं सकते कि ये ऑब्वियसली ना और महाभारत जैसा वॉर नहीं हुआ था। और जो पुराने हिस्टोरियंस है उन्होंने महाभारत की जो है डेट भी निकाली है कि कब ये हादसा हुआ था और कैसे हुआ था एंड ऑल। चलो विल कम टू द पॉइंट नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नो व्हाट, अभी हम लोग बात करेंगे प्रॉपर कॉमन एरा की, कि जब हम लोगों को देखने में इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता था टू स्टोर एन इवेंट, लाइक यू नो व्हाट टू प्रिजर्व पर्टिकुलर, तो यू नो व्हाट हम लोग पर्टिकुलर इवेंट कोई पर्टिकुलर इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए फर्स्ट सेंचुरी से हम लोगों को देखने मिलता है इंस्क्रिप्शन की शुरुआत हुई थी। तो मेटल इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता था, मेटल स्कल्पचर्स का इस्तेमाल किया जाता था, नेचुरल रॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था, राइट। तो इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है अबाउट द हर्षा चरित्र। हर्षा चरित्र इज एन बायोग्राफी, राइट। ऑटोबायोग्राफी मतलब मैं जो खुद लिखती हूँ दैट इज ऑटोबायोग्राफी, और बायोग्राफी मतलब मैं किसी की जिंदगी के ऊपर किताब लिखती हूँ, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक, सचिन तेंदुलकर की बायोपिक, राइट, मैरी कॉम की बायोपिक। तो बायोपिक मतलब मैरी कॉम इज नॉट एक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर मूवी, प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था, राइट। फोगाट सिस्टर्स के ऊपर दंगल मूवी बना था, तो वहां पे फोगाट सिस्टर्स ने एक्चुअली काम नहीं किया था, अलग अलग एक्ट्रेस को लिया गया था एंड वो लोग एंड आमिर खान वाज एक्टिंग एज इन फादर ऑफ फोगाट सिस्टर्स। वैसे ही हम लोग को देखने मिलता है कि बना भट्ट 7th सेंचुरी में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था हर्षा चरित। हर्षा चरित, हर्षा हर्षवर्धन एक राजा हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया में, राइट, उनका नाम था हर्षवर्धन। उनकी जिंदगी के ऊपर चरित्र एज इन कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर, राइट। तो हर्षा चरित एज इन यू नो व्हाट हर्षवर्धन जो राजा 7th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया पे राज करते थे, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, कौन से रिलीजन को वो फॉलो करते थे, उनकी कल्चरल लाइफ क्या थी, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। नाउ हु वाज बना भट्ट? बना भट्ट कौन थे? When I talk about the बना भट्ट हम लोगों को देखने मिलता है कि उनको कहा गया है he was a you know what कोर्ट पोएट। कोर्ट पोएट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बना भट्ट को कोर्ट पोएट कैसे कहा गया है? बना भट्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा हर्षा जो है उनके दरबार में थे वो, राइट। और उनके दरबार में वो पोएट कवि थे, उनका काम था कविताएं करना एंड ऑल, राइट। तो ये उनका काम था, तो ही वाज अ कोर्ट पोएट उनको कहा जाता है। एंड बना भट्टा, राइट, बना का मतलब ही होता है, अगर हम लोग बात करेंगे बना भट्टा, तो यहाँ पे उन्होंने उनका काम किया था कि उनको कविताएं करना, मनोरंजन करना दरबार में बैठ के, ये बना भट्टा का काम था। बना भट्टा ने सोचा कि मैं बायोग्राफी लिखता हूँ अबाउट द राजा हर्षा, और हर्षवर्धन को उन्होंने बचपन से देखा था, ही वाज वेरी ओल्ड एज, लाइक बना भट्टा जो है उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने बचपन से राजा हर्षा को देखा है, और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखा है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखा है। तो उन्होंने उसके ऊपर एक राजा हर्षवर्धन जो 17th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया पे राज करते थे उनकी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखी, दैट इज हर्षाचरण। एंड हम लोगों को देखने मिलता है कि वो किताब इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि वो किताब जो है हम लोगों को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बताती है। वो कैसे?
क्यों मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बताती? क्योंकि यहाँ पे बना भट्टा ने राजा हर्षवर्धन जो है, किंग हर्षवर्धन, सिर्फ उनके ब्रेवरी के बारे में नहीं बताया। अगर बना भट्टा चाहते तो वो लिखते थे ना कि हर्षवर्धन वाज सो, मतलब यू नो व्हाट, वो बहुत ब्रेव थे, हीरोइक, आई मीन उनके ना उनके हीरोइक किस्से वगैरह सब बताते थे ना वो, बट उन्होंने वैसे नहीं किया। बना भट्टा जो है उन्होंने क्या किया, बना भट्टा ने हम लोगों को देखने मिलता है कि जब राजा हर्षा का, किंग हर्षा जो है हर्षवर्धन, उनका राज्य इंडिया में हुआ करता था, तो तभी का सोशल सिस्टम कैसा था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, कौन से रिलीजन को लोग फॉलो करते थे, कल्चरल लाइफ कैसे थी, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है। तो इन शॉर्ट हम लोगों को आज अगर हम लोग हर्षा चरित्र पढ़ेंगे तो वो पढ़ने के बाद एक चीज अच्छे से समझ में आती है, दैट कि 7th सेंचुरी में लोगों की सोशल लाइफ कैसे थी, कैसे लोग सोशलाइज करते थे, कैसे उनका पॉलिटिकल सिस्टम था, राजा हर्षा का पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह कैसे था, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। ओके, अब तक जो मैंने पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? एनीवन? किसी को कुछ डाउट, कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया हो? नो मिस। ओके, चलो। सो नेक्स्ट इज लाइक, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाऊंगी। आई टॉक अबाउट द मिडिवल पीरियड now. Historiography in the medieval period. The style of writing Raj Tarangini, the history of Kashmir by Kalana in 12th century CE is quite close to the concept of modern historiography. Kalana himself says that he wrote the text after critically examining the various sources like inscription, coins, remains of ancient monuments, dynasty records, and local tradition. In the medieval India, the historians in the court of Muslim rulers were influenced by the Arabic and Persian historiography, among them Zawuddin Barani. Zawuddin Barani hold an important place in Tariq-e Firoz Shahi, a book. वो फिरोज शाही जो है ना, वो एफ आएगा, पीएच नहीं आएगा। ये जो अभी पैराग्राफ रीड कर रही है और वहां पे जाउद्दीन बरानी की जो किताब है तारीख ए फिरोज शाही, इट्स एफ, राइट, फिरोज शाही, इट्स एफ आई, it's not PHI, right? Book written by him, he was stated that the purpose of historiography, he stated the purpose of historiography. According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of rulers' valor and politics and policies of welfare, but he should also write about the rulers' failing and incorrect policies. Barani further says that historians should also take into consideration the impact of teaching of the wise, the learned, and the saints on the cultural life of people. Thus, Barani expanded the scope of historiography. Sorry. Now, हम लोगों को ये देखने मिलता है पीरियड, मिडिवल पीरियड 10th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी, ये जो टाइम स्पैन है इसको मिडिवल पीरियड कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में जब मिडिवल पीरियड चल रहा था तो बहुत सारे राजाओं का राज भी चल रहा था, बट हमारे इंडिया में भक्ति मूवमेंट भी चल रहा था, राइट? जैसे अगर हम लोग बोलेंगे, मैं टॉक अबाउट द यूरोप, मैं जब यूरोप की बात करती हूँ तो मिडिवल पीरियड जो है, दैट इज 10th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, मिडिवल पीरियड जो था, उस मिडिवल पीरियड में वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे साइंटिफिक चेंजेस आ रहे थे। साइंस का इन्वेंशन, आई मीन साइंटिफिक चीजों का इन्वेंशन हो रहा था। कहीं पे हम लोगों को देखने मिलता है अलग अलग साइंटिस्ट उभर के आ रहे थे, वो लोग अलग अलग चीजों का इन्वेंशन कर रहे थे, राइट? तो हमारे इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रहा था, अलग अलग सेंट्स उभर के आ रहे थे। अलग अलग सेंट्स अगर मैं बात करूंगी, संत कबीरदास, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, या फिर मीराबाई, ये अलग अलग सेंट जो है इसी मिडिवल पीरियड में इनका जन्म हुआ, राइट? और उन्होंने दुनिया को एक अलग सीख दी। बट प्लस हम लोगों को देखने मिलता है तभी राजाओं का राज भी फुल स्विंग में चल रहा था। एट दैट टाइम हम लोगों को देखने मिलता है कि कल्हाना, he was a court poet, जैसे बना भट्टा was a court poet, कल्हाना was a court poet, और उन्होंने एक किताब लिखी थी, that is called the राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ये किताब लिखी गई थी। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द राज तरंगिणी, राइट, राज तरंगिणी हम लोगों को ये देखने मिलता है कि इसमें बेसिकली इसको यू नो व्हाट कविता के स्टाइल में लिखा गया है।
ना भी अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें कम से कम 7,800 समथिंग व्हाट कविता में इसको व्हाट छोटे छोटे पोएम्स है 7,800। कैन यू बिलीव दैट 7,800 अप्रोक्सीमेटली इसमें क्या है, कविता है, छोटी छोटी कविता है, 4 लाइन की, 5 लाइन की, और उसको कविता में वर्सेस में लिखा गया है, राइट, वर्सेस में उसको लिखाया गया है, उसको एक्सप्लेन किया है। एंड हम लोगों को ये देखने मिलता है कि कलाना ने जब लिखा था राज तरंगिनी का, सबसे पहले राज तरंगिनी क्या है, राज तरंगिनी जो है, राइट, राज इट इज कॉल्ड एज एन किंग्स रिवर। राज तरंगिनी ये जो किताब है इसको किंग्स रिवर कहा जाता है, और इसको हम लोगों को देखने मिलता है कि ये 7,800 वर्सेस में लिखी गई है, तो इसकी टोटल 8 किताबें हैं, 8 वॉल्यूम्स है। और इन 8 वॉल्यूम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस 8 वॉल्यूम्स में कश्मीर रीजन के बारे में बताया गया है, राइट। कल्हाना ने पूरे कश्मीर रीजन को, एंटायर कश्मीर रीजन के बारे में डिस्क्राइब किया है, दैट तभी के जमाने में कितने लोगों ने वहां पे राज किया, पुराने पहले कौन वहां पे राज करता था, जब कल्हाना थे तभी कौन राज करता था, राइट। वहां पे अलग अलग कौन से खानदानों ने राज किया है, वहां का लोकल ट्रेडिशन क्या था, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा था, खाना पीना कैसा था, उन सब चीजों के बारे में कलाना ने बताया है, उनका कल्चरल ट्रेडिशन एंड ऑल, इन सब चीजों के बारे में कलाना ने लिखा है। तो कलाना ने खुद कहा था कि जब मैं ये राज तरंगिनी किताब लिख रहा था, द किंग्स रिवर, राइट, बेसिकली यहाँ पे व्हाट राज तरंगिनी 8 किताबों में लिखी गई है, तो वो 8 जो है उसके 8 वॉल्यूम्स है, तो उसको तरंग करके कहा गया है। मतलब क्या कि हर एक वॉल्यूम में आपको अलग अलग डायनेस्टी के बारे में पता चलेगा, कश्मीर रीजन के बारे में कुछ नया पता चलेगा, कश्मीर रीजन क्या था कैसा था, उन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। तो कल्हाना ने उसको 8 वॉल्यूम्स में लिखा था, राइट। तो हम लोगों को देखने मिलता है कि कल्हाना ने खुद ये बात को डिस्क्राइब किया था कि जब मैं राज तरंगिनी ये किताब लिख रहा था, सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। सो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि राज तरंगिनी इट्स लाइक खुद कलाना ने ये डिस्क्राइब किया था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट दिस बुक बिकॉज वो बुक किताब लिखते वक्त वो सब पुराने हम लोगों को देखने मिलता है, पुराने जितने भी इंस्क्रिप्शन है, पुराने मॉन्यूमेंट्स है, उनको स्टडी करना पड़ा, फिर उसके बाद में उनको वो सब पुराने डायनेस्टीज के बारे में स्टडी करना पड़ा, फिर उनको वो किताब लिखनी पड़ी, एंड विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। आज भी हम लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के ऊपर किताब लिखनी है तो उसके पूरी हम लोगों को हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालनी पड़ती है, एंड तभी के जमाने में सोर्सेज वर नॉट अवेलेबल। आज तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है, तभी के जमाने में सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, तो लिखना व्हाट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट तो भी उन्होंने लिखा। एंड हम लोगों को मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री पता चलती है, स्पेशली कश्मीर रीजन। सोचो कश्मीर रीजन तभी कैसा होगा, आज हम लोग जब कश्मीर रीजन के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को व्हाट इट्स एन हेवन ऑन द अर्थ, लाइक व्हाट जन्नत की तरह है वो। तो आज हम लोग वहां पे विजिट करना पसंद करते हैं, तो तभी के जमाने में वो कैसा होगा, तो वो सब कल्हाना ने राज तरंगिनी में डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट द मुस्लिम रूलर, राइट। मतलब जब मिडिवल पीरियड आया तब धीरे धीरे मुस्लिम रूलर्स भी इंडिया में आने लगे हैं, जब ये मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए तो हम लोगों को देखने मिलता है कि वो एक नई चीज लेके आए, दैट इज अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। नो डाउट इंडिया इंडो पर्शिया रिलेशन, जो इंडिया और पर्शिया के रिलेशन बहुत पुराने हैं, राइट। ये हम लोगों को मौर्यन डायनेस्टी से ये रिलेशंस देखने मिलते हैं, इट्स नॉट लाइक कि अभी अभी इंडिया और पर्शिया के रिलेशन है, इंडिया और पर्शिया के रिलेशन बहुत पुराने मौर्यन डायनेस्टी से है। बट वेन मुस्लिम रूलर्स इन्वेडेड टू इंडिया, जब मुस्लिम रूलर्स या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट मोहम्मद गजनवी या फिर मोहम्मद गजनी, ये लोग जब इंडिया में आए तो ये लोग एक नई चीज लेके आए, ये लोग पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज, स्पेशली अरेबिक लैंग्वेज, इन सब चीजों का इन्वेंशन इंडिया में हुआ, राइट। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि मिडिवल पीरियड में व्हेन मुस्लिम रूलर्स केम टू इंडिया, इन्वेडेड टू इंडिया, सो हम लोग अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज से बहुत यूज टू होने लगे, मतलब या फिर हम लोगों को वो धीरे धीरे समझ में आने लगा, बिकॉज इंडिया के ऊपर बेसिकली उनका ही राज चलता था। तो हम लोगों को देखने मिलता है तब जब मुस्लिम रूलर हुआ करते थे, या जब इंडिया के ऊपर मुस्लिम लोगों का राज शुरू हुआ, राइट, तब हम लोगों को देखने मिलता है एक ऑथर थे जाउद्दीन बरानी, ही वाज अ ऑथर फिलोसोफर जाउद्दीन बरानी। एंड प्लस हम लोगों को देखने मिलता है कि वो सलाहकार भी थे, सलाहकार एज एन व्हाट
सलाह मशवरा देना, राइट, एडवाइस देना। राजा जो है, आई मीन जो सुल्तान होता है, जो एम्परर होता है, किंग होता है, उसके सलाहकार। तो ज़ियाउद्दीन बरानी वाज, हम लोगों को देखने मिलता है, ही वाज अ सलाहकार। फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, जब इनका राज चलता था, मोहम्मद बिन तुगलक का जब राज चलता था, तब ज़ियाउद्दीन बरानी उनके कोर्ट में, दरबार में थे, सलाहकार। एंड प्लस ही वाज अ पोएट, ही वाज अ कोर्ट पोएट। वो कोर्ट पोएट भी थे और वो सलाहकार भी थे। फिर फिरोज शाह तुगलक का राज आया। जब फिरोज शाह तुगलक का राज आया, तो हम लोगों को देखने मिलता है, फिरोज शाह का जब राज था, एट दैट टाइम भी ज़ियाउद्दीन बरानी थे, राइट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट, मतलब जब कुतुब मीनार बना था, या कुतुब मीनार जब जो है हम लोगों को देखने मिलता है, कुतुब मीनार तभी बनाया गया था। इंडिया में मुस्लिम सल्तनत की राज आई, एंड फिर उसकी एक निशानी जो है, दैट इज कुतुब मीनार। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ज़ियाउद्दीन बरानी ने एक किताब लिखी थी, दैट इज तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, उन्होंने उस ज़ियाउद्दीन बरानी ने उस किताब में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, या हिस्टोरियोग्राफी का पर्पस बताया है। तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने जब तारीख फिरोज शाही ये किताब लिखी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट, इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग सिर्फ राजाओं के बारे में लिखेंगे, उनके ग्रेट डीड्स के बारे में लिखेंगे, उनके अच्छे कर्म के बारे में लिखेंगे, या फिर व्हाट उन्होंने कितने अच्छे से रूल किया है, उन सब चीजों के बारे में लिखेंगे, या वो उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, सब चीजों के बारे में नहीं लिखना है। सिर्फ जो बेसिकली हिस्टोरियंस होते हैं, और जब वो लोग हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी राजा के बारे में लिखते हैं, उसके खानदान के बारे में लिखते हैं, और सब अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जब आप किसी तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने ये कहा था कि कोई भी हिस्टोरियन, जैसे मैं भी एक हिस्टोरियन हूँ, ज़ियाउद्दीन बरानी का बोलना ये है अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में, कि मैं भी एक हिस्टोरियन हूँ। जब मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं कोई हिस्टोरिकल किताब लिख रहा हूँ, या मैं किसी डायनेस्टी के बारे में लिख रहा हूँ, या मैं किसी किंग के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उसके व्हाट अच्छे डीड्स के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसके डाउनफॉल के बारे में भी लिख रहा हूँ, कि कैसे वो राजा बना, तो कैसे व्हाट उनकी सल्तनत गिरते गई, कैसे उनके व्हाट सल्तनत का डाउनफॉल आया, कैसे उनके एम्पायर का डाउनफॉल आया। तो कैसे व्हाट उन्होंने ये बताया है कि कैसे व्हाट एक राजा कोई अच्छी चीज करता है, तो वो साइमल्टेनियसली बुरी चीज करता है, जिसकी वजह से शायद उसका रूल जो है, शायद उसका व्हाट राज जो है वो खत्म हो जाए, राइट, या उसकी हुकूमत खत्म हो जाए। तो ये चीजें कैसे होती है, तो उन्होंने कहा कि हिस्टोरियन भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, कि हिस्टोरियन बताते हैं कि ये राजा ऐसा था, तो वो राजा वैसा था, बट आप उनके डाउनफॉल्स के बारे में भी बताओ, उनके पॉलिसीज के बारे में बताओ, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताओ, पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में बताओ, वो लोगों को कैसे सर्व करते थे, कैसे ट्रीट करते थे, उन सब चीजों के भी बारे में बताओ, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट द अशोका दी ग्रेट, अभी जस्ट मैंने कहा था अशोका द ग्रेट, ये किताब उनको मिला है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने पूरे दुनिया के ऊपर राज किया इंडिया को छोड़ के, वैसे ही अशोका दी ग्रेट, उनको द ग्रेट का किताब मिला है। बट एक्चुअली अशोका दी ग्रेट का अगर आप रियल हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अपने 100 भाइयों को मार के वो तख्त पे बैठा था, राइट। कैन यू बिलीव दैट कि उसके 100 भाई, मतलब आप बोलोगे मैम 100 भाई क्या कौरव थे? नहीं, तभी के जमाने में बहुत सारी वाइफ्स हुआ करती थी और उनके बच्चे, राइट। एंड हम लोगों को देखने मिलता है कि अशोका जो है वो राजा जो थे, तभी के राजा थे, बिंदुसार राजा, उनके रियल वाइफ के भी बच्चे नहीं थे अशोका। मतलब बोलते हैं ना, इट वाज लाइक जस्ट टेम्पररी वाइफ बनाई है, उसके बच्चे थे अशोका। और उनके जो एक्चुअली लीगल वाइफ थे उस राजा की, उन सबको वो वाइफ, उन वाइफ से जो बच्चे थे राजा को, उन सबको मार के 100 बच्चों भाइयों को अपने, मतलब व्हाट जो हम लोग बोलते हैं ना स्टेप ब्रदर्स, वो आई मीन स्टेप ब्रदर्स एंड ऑल हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो उनको मार के फिर वो तख्त मिला उनको, एंड फिर जाके वो राजा बने। इसीलिए उनको व्हाट अगर हम लोग बोलेंगे तो उनको प्रॉपर हिंदी में से चंडी राजा करके भी, चंडी अशोका भी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज वेरी क्रूअल। अपने भाइयों को भले सौतेले क्यों ना, उनको मार के कोई तख्त पे बैठता है क्या? दैट्स व्हाई उनको एक किताब दिया गया है द चंडी राजा, द चंडी अशोका करके, बिकॉज ही वॉज वेरी क्रूअल। तो ऐसे ही होता है ना कि अभी जैसे अशोका दी ग्रेट, उनके बारे में सब अच्छा ही बताया गया है, नो डाउट ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज वेरी ब्रेव, एंड उन्होंने बहुत ही उनके व्हाट उन्होंने ऐसे सब बहुत ही हीरोइक हादसे, मतलब हम लोगों को देखने मिलता है कि उनके टाइम पे बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी की है, जिसकी वजह से हम लोगों को देखने मिलता है कि बहुत सारे चेंजेस आए, आज हम लोग उनको फॉलो करते हैं, नो डाउट इन दैट, राइट।
बट जाउद्दीन बरानी क्या बोलते हैं, जाउद्दीन बरानी ये बोलते हैं कि हिस्टोरियन जो होता है वो क्या करता है, हिस्टोरियन जो है वो सिर्फ एक राजा के बारे में अच्छी चीजें नहीं लिखेगा, अच्छी चीजें तो लिख रहा है तो चलो वेरी गुड, राइट, तो साथ में उसके डाउनफॉल के बारे में, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखो कि अगर वो अच्छा था तो उसने कहीं पे गलतियां भी की है, उस गलतियों की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि जाउद्दीन बरानी ने सब यू नो व्हाट तभी के जमाने के जो मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे उनके बारे में ज्यादातर बताया है, राइट। एंड उनका मानना ये है कि जब भी आप किसी राजा के बारे में लिखते हो तो उसके कल्चरल लाइफ के बारे में, सेंट्स के बारे में भी लिखो, राइट, क्योंकि हर एक राजा होता है और हर एक के राजा के टेरिटरी में, राइट, किंगडम में कोई ना कोई साधु मॉन्क होते हैं, राइट, उनके बारे में भी लिखो, लोगों की कल्चरल लाइफ के बारे में लिखो कि यहाँ पे कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनका कौन सा कल्चर है, ट्रेडिशन क्या है, ऑल दैट, इन सब चीजों के बारे में भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये हम लोगों को देखने मिलता है कि ये सब जाउद्दीन बरानी ने बताया। एंड जाउद्दीन बरानी की जो किताब है तारीख फिरोज शाही, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री लिखने का तरीका हम लोगों को इसे देखने मिलता है कि जाउद्दीन बरानी ने एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, एंड दैट पॉइंट इज कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ राजा के बारे में लिखना इज नॉट एन हिस्ट्री, तो हर एक चीज के बारे में लिखना, राइट, राजा के अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के बारे में लिखना, सेंस के बारे में, कल्चरल लाइफ के बारे में लिखना, राइट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने एक हिस्टोरियोग्राफी का नया पैटर्न लोगों को बताया, दैट्स व्हाई तारीख फिरोज शाही ऑफ मिडिवल पीरियड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, जिसके थ्रू हम लोगों को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पता चलता है कि इंडिया में भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत हो गई थी, या हिस्ट्री लिखने का तरीका जो है वो वक्त के हिसाब से चेंज हो गया था, ये हम लोगों को देखने मिलता है। नेक्स्ट मैं ये पैराग्राफ रीड करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑरेंज बॉक्स सिखाऊंगी, वो ये ऑरेंज बॉक्स जो है हम लोग पूरा रीड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं। Okay. For the historian in the Mughal court, praising the emperors and exhibition of loyalty became more important. The customs of adding suitable poetic codes and beautiful pictures were also introduced. The Babur, the founder of Mughal emperor, wrote an autobiography entitled Tuzuke-Babri. It contains descriptions of battle fought by him. Babur also recorded his minute observation of various regions and cities traveled by him, including the local economic customs and their flora. Abul Fazl Nama is very important from the viewpoint of critical historiography. His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic. Now, what is Tuzuke Babri? Mughal. When I talk about Mughal people, मुगल डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक का राज खत्म होने के बाद में एक नए सल्तनत की या फिर हम लोग बोलेंगे एक नए एम्पायर की शुरुआत हुई थी, दैट इज सॉरी, मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी, राइट। हम लोगों को देखने मिलता है जो तैमूर है, बादशाह तैमूर, ये ऑरेंज बॉक्स देखोगे ना, आपको स्पेशली यहाँ पे देखो आमिर तैमूर करके दिया हुआ है वर्ड, शायद आपको अगर मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा तो मैंने ऑरेंज बॉक्स पे यहाँ पे आपको दिखाई दे तैमूर लंग, who was also known as an आमिर तैमूर, राइट। आमिर तैमूर जो थे उन्होंने शुरुआत की थी, हम लोगों को देखने मिलता है, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो उस ऑरेंज बॉक्स में आमिर तैमूर करके नाम है। आमिर तैमूर जो बादशाह थे उन्होंने मुगल सल्तनत की या मुगल एम्पायर की शुरुआत की थी। उनका सपना था कि वो इंडिया में आए और इंडिया में राज करे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट बादशाह बाबर, उन्होंने अपने पूर्वजों का या फिर मैं ये बोलूंगी कि भाई अपने परदादाओं का ये सपना पूरा किया एंड ही विजिटेड टू इंडिया। बट जब वो इंडिया में आए तो उनका एक ही सपना था, दैट इज दिल्ली का तख्त, राइट। दिल्ली की सल्तनत या दिल्ली का तख्त जो है वो उनके हाथ में आ जाए। तो दिल्ली का तख्त अपने हाथ में लेने के लिए बादशाह बाबर ने बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारे जंग हुए एंड फाइनली हम लोगों को देखने मिलता है कि ही बिकेम द बादशाह, बिकेम द सुल्तान,
बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया, राइट, और दिल्ली का तख्त उनको मिला एंड वहां से बैठ के वो इंडिया के ऊपर राज करते थे। बट एंटायर इंडिया उनके हक में नहीं था या उनके हाथ में नहीं था। नॉर्थ इंडिया, आधे से ज्यादा नॉर्थ इंडिया और सम पार्ट ऑफ मिडिल इंडिया उनके पास था, साउथ इंडिया उनके पास नहीं था, बट एटलीस्ट उनको वो तख्त तो मिल गया था, दिल्ली का तख्त ही जो मेन था। अब उन्होंने किताब लिखी थी बादशाह बाबर में, बादशाह बाबर ने, इट वाज ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो खुद ने लिखी है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो तुजुकी बाबरी इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय बादशाह बाबर। उसमें आप लोगों को क्या देखने मिलेगा, तुजुकी बाबरी जो किताब है इसमें आपको सब चीजें देखने मिलेगी। तुजुकी बाबरी में बादशाह बाबर ने सब किताबें लिखी, आई मीन सब कुछ लिखा है। उसमें उन्होंने व्हाट, अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें उन्होंने मुगलों को क्या क्या पसंद है, राइट, फिर उनको पेंटिंग्स का शौक है, फिर उन लोगों को व्हाट गार्डनिंग का शौक था, अपने पैलेस के सामने बड़ा गार्डन रखना एंड ऑल, इन सब चीजों का शौक था। अलग अलग जंग जो लड़ी है उसके बारे में उन्होंने लिखा था। उनको कविताओं का बहुत शौक था, जैसे हम लोग शेरो शायरी बोलते हैं ना, शेरो शायरी का बहुत शौक था। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि बादशाह बाबर जब इंडिया में आए थे तो वो अलग अलग सिटीज घूमते थे, उनका शौक था बादशाह बाबर का अलग अलग सिटीज को एक्सप्लोर करना। तो बादशाह बाबर जो बादशाह बाबर जो जो सिटी में जा चुके हैं उन सब सिटीज के बारे में उन्होंने अपनी किताब तुजुके बाबरी में, मतलब उन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस लिखा है, रिकॉर्ड किया है एंड वो तुजुके बाबरी में सब हम लोगों को देखने मिलता है कि वो जब भी किसी सिटी में ट्रैवल करते थे तो वहां पे लोकल लोग कैसे थे, राइट, उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, कस्टम क्या था, उनका ट्रेडिशन क्या था, उन लोग क्या कस्टम्स फॉलो करते थे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन से कल्चरल ट्रेडिशन फॉलो करते थे, राइट, वहाँ का ग्रीनरी एंड ऑल, मीन्स वहाँ का फ्लोरा एंड फाउना उनके बारे में डिस्क्राइब करना, राइट, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट, ये जो पैराग्राफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मुगल कोर्ट इज प्रेजिंग द एम्परर एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम द मोर इम्पोर्टेंट। मुगलों के दरबार में एक चीज था कि लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड तुजुके बाबरी एंड अकबरनामा में आपको यही चीज ज्यादातर दिखाई देगी। When I talk about the Akbarnama is a biography written by the Abul Fazl and Tuzuki Babari is an autobiography written by बादशाह बाबर, खुद उन्होंने लिखा था। अब जब भी हम लोग ये किताब पढ़ते हैं, मुगलों के ऊपर किताब पढ़ते हैं, तो उसमें आप लोगों को ज्यादातर क्या दिखाई देगा कि उन लोग व्हाट, स्पेशली हम लोगों को देखने मिलता है एम्परर को प्रेस करना, मतलब उनके तारीफों के पुल बांधना, राइट, लॉयल्टी को एग्जिबिट करना, मतलब लॉयल्टी का प्रदर्शन करना, बताना लॉयल्टी दैट वी आर वेरी लॉयल टू आवर एम्परर, राइट, हम लोग जान दे सकते हैं बट हमारे एम्परर को या फिर हमारे राजा को नहीं छोड़ सकते, राइट। फिर उसके बाद में पोएटिक कोट्स, शेरो शायरी में उसको जताना, राइट, एंड फिर हम लोगों को देखने मिलता है ब्यूटीफुल पिक्चर्स, उनको बहुत पेंटिंग, जैसे आजकल व्हाट सबको सेल्फीज का बहुत शौक है, ऐसे ऐसे अलग अलग व्हाट हम लोग फेसेस बना के जब सेल्फीज निकालते हैं, वैसे ही उन लोगों को पिक्चर्स का, ड्राइंग्स एंड इसका खुद के ड्राइंग्स बना के लेना या अपने दीवारों पे पेंटिंग्स बनाना, इन सब चीजों का ज्यादा शौक था, राइट। तो तुजुकी बाबरी में अकबरनामा ये जो किताब है आप लोगों को ज्यादातर उसमें वही दिखाई देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आई टॉक अबाउट द अकबरनामा। अकबरनामा ये किताब जो है अबुल फजल वाज अ फ्रेंड ऑफ बादशाह अकबर। अकबरनामा अगेन आपको व्हाट 8 वॉल्यूम्स में दिखाई देगी। अकबरनामा में हम लोगों को देखने मिलता है कि अकबरनामा इज अ बुक, तुजुकी बाबरी इज अ बुक बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ बादशाह बाबर, लाइक बादशाह बाबर ने अपने जिंदगी में क्या किया है और क्या नहीं किया है, इसके ऊपर व्हाट तुजुकी बाबरी है। तुजुकी बाबरी ये जो किताब है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बादशाह बाबर के बारे में और उनके जिंदगी के बारे में और उन्होंने कहाँ पे और कितना कितने टाइम तक राज किया है उसके बारे में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में वगैरह पता चलेगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द अकबरनामा, अकबरनामा एक ऐसी किताब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आज के जमाने में, क्योंकि अकबरनामा जो है ये मिडिवल पीरियड की किताब है और ये किताब में आपको कम से कम व्हाट बादशाह तैमूर जो है वहां से लेकर जब बादशाह अकबर 42 इयर्स के थे तब तक की पूरी मुगल खानदान की हिस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा, मतलब 4 जनरेशन के बारे में। इट इज लाइक व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि तैमूर से लेकर हुमायूं, बादशाह तैमूर से लेकर हुमायूं, बादशाह हुमायूं वहां तक
और अकबर बादशाह जो थे, राइट, मतलब उनके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है इन शॉर्ट। हम लोगों को देखने मिलता है 4-5 पीढ़ी का साथ में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। इट्स नॉट अबाउट द वन जनरेशन, यू नो व्हाट भाई, यहाँ पे अबुल फजल जो बंदा है, जो ऑथर है, वो सिर्फ एक पीढ़ी के बारे में नहीं लिख रहा है, वो पूरे इंटायर हम लोगों को देखने मिलता है कि 4-5 पीढ़ियों के बारे में लिख रहा है, 4-5 जनरेशन के बारे में। पूरा मुगल डायनेस्टी, मतलब मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से हुई है, वहां से उस बंदे ने लिखना शुरू किया है, राइट। एंड उसको नाम दिया गया अकबरनामा, जिसमें अकबर जो मुगल बादशाह थे, अकबर, इनका, इनके खानदान की शुरुआत कैसे हुई और इन्होंने कैसे, मतलब यू नो व्हाट, अपना एम्पायर फैलाया, बढ़ाया, इन सब चीजों के बारे में लिखा है। बट हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर, यू नो व्हाट, हम लोगों को देखने मिलता है कि एक बहुत अच्छा हिस्ट्री का सोर्स है। बट अगर हम लोग इसको, यू नो व्हाट, डिवाइड करेंगे, इस बुक को अगर हम लोग अलग अलग हिस्सों में डिवाइड डिवाइड करेंगे, मैं विल स्क्रूटनाइज इट, तो हम लोगों को देखने मिलता है बायस, बहुत भेदभाव है बताया गया है। मतलब बेसिकली मुगलों का जो है, ये एक ही, मतलब मुगलों का एक ही इंटेंशन था। मुगल्स वेर लाइक, उनको सिर्फ यू नो व्हाट तारीफ पसंद थी। मुगल्स, व्हेन आई टॉक अबाउट द मुगल्स ना, उन लोगों को क्या, हम लोगों को देखने मिलता है कि उन लोगों को ज्यादातर सिर्फ यू नो व्हाट, अपनी तारीफ अगर कोई करेगा तो उनको अच्छा लगेगा। तो हम लोगों को यू नो व्हाट, पार्शियलिटी, बायस एज इन पार्शियलिटी ज्यादा देखने मिलेगी आप लोगों को अकबरनामा में, कि जहाँ पे मुगल बादशाहों को, मुगल एम्परर्स को प्रेस करना, उन्हीं की तारीफ करना, या वो कितने अच्छे राजा थे उसके बारे में बताना, या उन्होंने कितने अच्छे तरीके से राज किया, कितना अपना एम्पायर फैलाया, इन सब चीजों के बारे में बताना। तो यही सब चीज है, एक्चुअल रियलिटी से बहुत दूर है अकबरनामा, ऐसे आजकल के हिस्टोरियन का मानना है। यहाँ पे सिर्फ मुगल एम्परर्स की तारीफ की गई है, नॉट मोर देन दैट। एंड हिस्टोरियंस, आजकल के जो हिस्टोरियंस है और तभी के जमाने में जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, उनका मानना यही था कि सब राजा के बारे में लिखते हो तो ओवरऑल सब चीजें लिखो। तो देर आर लॉट ऑफ पार्शियलिटी, राइट। बट ये एक अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू हम लोगों को मिडिवल पीरियड के बारे में पता चलता है, तो एटलीस्ट हम लोगों को पता तो चलता है कि मिडिवल पीरियड में इंडिया में क्या हो रहा था। ओके okay? अब तक जो मैंने पढ़ा है आप लोगों को, उसमें अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कल के लेक्चर में मुझे पूछ सकते हो। कल के लेक्चर में हम लोग बखर से स्टार्ट करेंगे, राइट। और यहाँ से, ये बखर जो है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों का मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। और अगर मैंने अब तक जो आप लोगों को जो भी पढ़ाया है, उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट रहेगा, कोई वर्ड का मतलब अगर नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। ओके, चलो, दैट्स इट फॉर द डे। हैव फन, मजे करो, बाय।